साथियों मेरे बात को 20 से 25 सेकंड तक बढ़िया से सुनिए। मैं इस बैच में 90 वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं। इस 90 क्वेश्चन के लिए मैं जियो जान का मेहनत किया हूं। पूरा क्वेश्चन बैंक के खंगाल दिए हैं, संभावित प्रश्न को ले लिए हैं। मतलब यदि आप 90 क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं तो आप ये दिमाग में नहीं, जहां मन करे वहां सेट कर लीजिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्योंकि जितना वो सोच सकता है बोर्ड, उससे कहीं ज्यादा सोचकर हम क्वेश्चन को सिलेक्ट किए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और ये आप जान लीजिए कि 90 क्वेश्चन एक दिन में, आपका भी पावर नहीं है कि पूरा पढ़ लीजिएगा पूरा थ्योरी सहित, और मुझे भी पावर नहीं कि मैं 90 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। अगर कोई टीचर बोलते हैं कि मैं पढ़ा दूंगा तो बेकार वाला बात नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि 90 क्वेश्चन मैं अभी पढ़ाऊंगा, 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ के आप रील्स देखने लगेगा या कोई और वीडियो में टपक जाइएगा, है ना। तो बात को समझिए, मैं 4 ही क्वेश्चन आज सेलेक्ट किया हूं, तो समझिए मैं 90 क्वेश्चन चला रहा हूं। तो यहाँ पे क्लास नंबर देखा जाए तो 11वां क्लास आ गया, यानी 10 क्लास ऑलरेडी वीडियो पर वीडियो अपलोड है। कहां से मिलेगा वीडियो, तो भुला ना जाए वीडियो, इसके लिए मैं क्या क्या हूं कि प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट नहीं चेक करने आता तो किसी से पूछ लीजिए, और प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 1 से लेकर 11 तक हो चुके हैं, सब क्लास आपको लाइन से मिलेंगे। हाँ, आपको जितने भी क्लास हुए 10 क्लास सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो पीडीएफ दे देंगे। लेकिन आप बात समझिए, पीडीएफ में समझाने का तरीका नहीं होता है। समझाने का तरीका आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, जो कि मैं समझा सकता हूं या कोई भी टीचर समझा सकते हैं। पीडीएफ तो बस आपको लिखा हुआ रहेगा, जो मैं बात बोलूंगा वो लिखा हुआ रहेगा। तो यह चीज जो भी चीज लिखा हुआ रहेगा मैं समझाने का यहाँ 100% प्रयास करता हूं। तो आप जानिए आज का टॉपिक क्या है। तो इस वीडियो में आपको 4 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, लाजवाब प्रश्न। इसमें से 2 क्वेश्चन नहीं छपेगा तो आप हमको बोल दीजिएगा आकर कि सर इस क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं छपा था। देखिए ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, है ना। गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करे, या अनुप्रयोग कुछ यहाँ बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करे, यदि सही आता है तो 5 नंबर में आएगा। खाली गॉस प्रमेय को लिखो तो 2 नंबर में आएगा, है ना। बांडी ग्राफ जनित्र आपको 5 नंबर के क्वेश्चन है। उसके बाद 2 क्वेश्चन ऊपर एकदम इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। कई बार पूछा गया प्रश्न, 1-2 बार नहीं। आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, आपको तो टाइम ही नहीं है क्वेश्चन बैंक देखने को, मैं देखता हूँ। हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को देखिए, हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे, ये भी कई बार 4 से 5 बार मतलब ये भी प्रश्न पूछा ही गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ने के लिए 1000 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं, कहीं ना कहीं इसमें दम होगा। ठीक, लेकिन यहां रहकर कॉन्सेप्ट को लीजिए, एक चीज कम से कम बढ़िया कीजिए, फिजिक्स। उसके बाद बाकी दूसरा चैनल से भी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आए तो भटकने नहीं दी, फिजिक्स में 100% लड़वा के छोड़ेंगे। कितना परसेंट? 100% में लड़वा को छोड़ूंगा, है ना। तो आप बात को समझिए। तो अब हम लोग 30 से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं या क्लास आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट से जाकर। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। प्रकाश का व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर कई बार पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न को आज हम लोग लाइन से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 से स्टार्ट करते हैं, और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, है ना। क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे समझिए कि क्वेश्चन ये है कि प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर को लिख देंगे। प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ व्यतिकरण, एक तरफ विवर्तन। तो सबसे पहले व्यतिकरण को 10 सेकंड में जान लीजिए, होता क्या है व्यतिकरण और विवर्तन क्या होता है। तो व्यतिकरण के कारण ही जो साबुन का बुलबुला है वो आपको चमकीला दिखाई देता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मोर का पंख चमकीला दिखाई देता है ना। जब सतह मतलब बरसात के दिन में जब तेल उल गिर जाता है रोड पर तो चमकीला दिखाई देता है। किसके कारण? सब व्यतिकरण के कारण। विवर्तन के कारण समझ आइए कि पेड़ का पत्ता का परछाई गोल दिखाई देना, हवाई जहाज जब काफ़ी ऊंचाई पर चला जाता है तो उसका नीचे परछाई नहीं बनना, या तलवार में धार स्पष्ट नहीं होना। तलवार रहता है तो परछाई बनेगा तो धार स्पष्ट नहीं होता। तो ये सब चीज़ों आपको समझ में आ गया कि पेड़ का पत्ता के परछाई गोल, जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो आपको परछाई नहीं बनता, इससे सब चमकीला चीज दिखाई देता है ना। अब इस चीजों को हम लोग अंतर में देख लेते हैं, तो बढ़िया से सुनिए। इसमें क्या कहता है कि प्रकाश के व्यतिकरण में तरंग का अध्यारोपण होता है। तरंग अध्यारोपण होता है, देखिए मान लेते हैं तरंग ऐसे चलता है, इस पे क्या करेगा कि इस तरीका से अध्यारोपण होगा। तो यही जहाँ ज्यादा अध्यारोपण हो जाता है, जहाँ ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, इसलिए सावन के बुलबुला कहीं ज्यादा चमकीला कहीं कम चमकीला। तो यही बात को ध्यान रखिएगा, प्रकाश के व्यतिकरण में तरंग का क्या होता है? अध्यारोपण होता है। इसमें द्वितीय तरंग का अध्यारोपण होता है ना। प्रकाश के विवर्तन में द्वितीय तरंग का अध्यारोपण होता है। 2 नंबर में पूछेगा, 2 पॉइंट याद रहना चाहिए, मैं 3 पॉइंट लिख दिया हूं। प्रकाश के व्यतिकरण से बनने वाला फ्रिंज का जो चौड़ाई है ना, वो सभी जगह समान होता है, मतलब एक समान होता है। प्रकाश के व्यतिकरण से बनने वाला फ्रिंज का जो चौड़ाई है एक समान होता है। तो देखिए प्रकाश के व्यतिकरण से फ्रिंज बनता है। अब फ्रिंज पे हम ना डिस्कस करेंगे उतना, है ना। आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश के व्यतिकरण से जब फ्रिंज बनेगा तो सभी उसका चौड़ाई जो होगा एक समान होगा, और इसमें एक समान नहीं होगा। हाँ, ये बात को ध्यान रखना है। प्रकाश के व्यतिकरण से बनने वाले सभी दीप्त फ्रिंज के जो चमक है ना, जैसे सभी दीप्त फ्रिंज यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसका चमक जो है एक समान होता है और इसमें एक समान नहीं होता है। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे। तो हम लोग बोलेंगे हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। उसने पहला सिद्धांत में क्या बताया कि हाइगेंस यहां से प्रकाश का प्रत्येक स्रोत जो होता है विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। तब प्रत्येक स्रोत किसका केंद्र बिंदु होता है? विक्षोभ। विक्षोभ के मतलब जैसे मान लेते हैं तालाब है और तालाब में जैसे ही ढेला मारते हैं तो ये विक्षोभ का केंद्र हो गया, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होने लगता है? तरंग उत्पन्न होने लगता है। तो उसने बताया कि प्रकाश का जो प्रत्येक स्रोत है ना वो क्या चीज का केंद्र है? विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आगे क्या बोला कि प्रत्येक स्रोत के विक्षोभ से तरंगार्ग उत्पन्न होता है। मतलब जितने भी विक्षोभ का केंद्र होगा, जैसे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्रोत के विक्षोभ से तरंगार्ग उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे क्या क्या किए, ढेला फेंके, तो इससे क्या होगा? तरंग उत्पन्न होगा। वही बोल रहा है कि प्रत्येक स्रोत के विक्षोभ से क्या उत्पन्न होता है? तरंगार्ग या तरंग। तरंगार्ग क्या होता है? तरंगार्ग का निर्माण होता है। प्रत्येक विक्षोभ के केंद्र से किस क्या चीज का निर्माण होता है? तरंगार्ग। क्योंकि ढेला फेंकेंगे तो तरंग के रूप में ऐसे ऐसे घूमते घूमते जाएगा। जैसे ये जो प्रकाश होता है वो प्रकाश इस प्रकार से चलता है। ठीक है, क्योंकि एक अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है। तो हम लोग को कैसे इस तरीका से गमन करता है, वही बात है। आगे चलते हैं। प्रत्येक तरंगार्ग के लंबवत क्या करा कि प्रत्येक तरंगार्ग के लंबवत गमन करता है। प्रत्येक तरंग जो होता है वो जो तरंगार्ग के लंबवत गति करता है, मतलब ऊपर नीचे गति करता है ऐसे। लंबवत मतलब इस तरीका से। ठीक है, जैसे लंबवत मतलब जैसे यहाँ पे कोई बिंदु रख दीजिएगा तो नीचे जाएगा, ऊपरे जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि दूसरा का आएगा तो फिर नीचे ऐसे ऐसे बढ़ेगा, तो नीचे ऊपरे होगा, मतलब लंबवत गति करता है। नेक्स्ट, तरंगार्ग पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की दिशा ज्ञात होता है। तरंगार्ग पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की क्या ज्ञात होता है बाबू? दिशा ज्ञात होता है। ये कभी कभी खूबसूरत की बात है कि 5 नंबर में भी देता है, और 4 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको लगभग 5 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 नंबर में भी दे सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, आप इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, गॉस प्रमेय को लिखे तथा सत्यापन करें। यदि इस क्वेश्चन में आप हड़बड़ा गए तो समझिए कि क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता है, यानी 5 नंबर छूटना आपका तय है। गॉस प्रमेय बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए, 5 नंबर के क्वेश्चन आप जल्दी में कैसे समझ जाइएगा। तो बढ़िया से एकदम इत्मीनान से दिमाग में सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन मेरा हो जाना चाहिए, है ना, इसको आंसर फोड़ने आना चाहिए। तो ठीक से सुनिए, गॉस प्रमेय को लिखे खाली आएगा तो 2 नंबर, और सत्यापन सहित तो आपको 5 नंबर। ठीक है, तो गॉस प्रमेय कहते किसे? तो बढ़िया से सुनिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का मान उसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग एवं माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से समझो। देखिए, गॉस प्रमेय किसी बंद चीज के लिए लागू होता है जो पूरी तरीका से बंद है। तो वही करा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स, यानी इसके अंदर विद्युतीय फ्लक्स गुजरेगा, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। बस यही बात आपको लिखा हुआ है और यही चीज हम यहाँ पे लिख दी। एक बार ठीक से सुनिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स का जो मान होगा वो आवेश, उसके अंदर के आवेश के बीजगणितीय योग, मतलब जितने आवेश है सबके जोड़ो, बीजगणितीय योग और माध्यम के विद्युतशीलता या माध्यम के विद्युतशीलता के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अनुपात का क्या होता है? बराबर होता है। यही चीज आप लिख दीजिएगा 2 नंबर। सत्यापन को बढ़िया से सुनिए, ये सब चीज चुटकी बजा के याद होता है, नहीं बजाने आता है चुटकी बजाना सीख जाइए। देखिए कैसे याद करेंगे। तो यहां से हम एक बार फिर बोल देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, जब समझाएंगे तो आ जाएगा। तो देखिए, कहता माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई है। आर त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ का एक कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है। क्या है? ए है। इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स आपका क्या है बाबू? फाई है। ठीक है, बढ़िया से सुनिए। नहीं समझ में आया? यहां से समझिए, जो बात बोलेंगे ना ध्यान दीजिएगा। माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ई है। फिर उसके बाद
आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया। देखिए सारा बात लिखा होगा। आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है, जिसका सदिश क्षेत्रफल क्या है, ए है। इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या है, फाई है। यही चीज पूरा लिखा गया है इसमें। फिर से एक बार, माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु का विद्युतीय क्षेत्र ई। उसके बाद क्या बोलेंगे, आर त्रिज्या वाले एक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना किया जिसका सदिश क्षेत्रफल ए है तथा इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्या है, फाई है। अब उसके बाद 2 मिनट और ध्यान दीजिए तो सत्यापन मुट्ठी में, ठीक है। यहां से हम लोग सत्यापन में आपको जो सिद्ध करके लाना है फाई बराबर लाना है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट लाना है। फाई बराबर क्या लाना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो सत्यापन को बढ़िया से समझिए। हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से, विद्युतीय फ्लक्स गलती मत लिखा, फ्लक्स के परिभाषा से विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से बच्चा जानता है जो 12th में पढ़ता है कि विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से फाई बराबर ई ए कॉस थीटा पढ़ाया जाता है। आप नहीं जानते, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई में कमी की है, तो रटिए यहाँ पे कि विद्युतीय फ्लक्स के परिभाषा से ये फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होता है ना। यहाँ पे समझिए, अब फाई है तो रहने दीजिए। यहां से ये समझना है कि ई और ए, यहाँ थीटा के मान क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि देखिए इस सदिश क्षेत्र मतलब इसको कह सकते हैं विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र इसी पर है, तो इसी पर है तो 0 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कॉस लिख दीजिएगा 0 डिग्री और कोष्ट में कर दीजिएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, ताकि एक भी नंबर वो ना काटे, उसको काटने का चांस ही न दे। थीटा बराबर कितना डिग्री लिख देंगे, 0 डिग्री। अब यहां से समझिए, आपको पता होना चाहिए कि फाई बराबर यहां से क्या हो जाएगा, जब कॉस 0 के मान 1 होता है तो इसीलिए आपको सिर्फ ई ए आ जाएगा। एकदम समझिए, ऐसा लाना है, ठीक है। अब यहां से समझिएगा, थोड़ा हर एक बात पे ध्यान दीजिए। नीचे दिखाई दे रहा है ना जी, एक लाइन और दिखाई देगा। यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ ए जो है ना, ये गोला का क्षेत्रफल है। ए में ध्यान रखिएगा कि एक प्रकार की गोला बनता है गॉसियन पृष्ठ, तो ए क्या है, गोला का क्षेत्रफल। और सभी को पता होना चाहिए कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोला का क्षेत्रफल। और इसको लिख देना है कि फाई बराबर जो हो जाएगा ई गोला का क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, एक लाइन और है, बस 10% और बच रहा है। इसको क्या करना है, एकदम ध्यान दे रहिएगा। हम फिर से यहां से ऐसे लिखते हैं, फाई बराबर फाई मतलब विद्युतीय फ्लक्स, यहां से फाई बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ई तो रहेगा नहीं, ई के तो जरूरत है नहीं, तो यहाँ से ई आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र आपको पढ़ाया गया है कि समझिएगा, आपको आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र आप शुरू में पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़े होंगे, क्यू बटा आर स्क्वायर पढ़े होंगे। तब बस आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट लाइन है, ई के जगह पे आपको इतना रखना होगा, पूरा ई के जगह वहाँ पे तो रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर। और यहाँ से ई गुना है तो अब गुना देंगे और इसका मनवा ई वाला रखना पड़ेगा ई, तो कहेंगे यहाँ से कि 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया, ऊपर क्यू और नीचे एप्सिलॉन नोट, यही लाना भी था। क्यू ऊपर में नीचे सिर्फ एप्सिलॉन नोट बचा है, यही लाना था। और उसको प्रूव करके दिखा दीजिएगा, आपको 5 नंबर कोई रोक ही नहीं सकता। आप हड़बड़ा के नहीं पढ़िए, एकदम बढ़िया से पढ़िए। तो इसको हो गया यहाँ तक, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा। यही चीज़ आप लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसको पीछे वीडियो करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से। अभी समय देखा जाए तो 12:10 हो रहा है, काफ़ी रात हो चुका है, तो थोड़ा सा हमें बांडी ग्राफ जनित नहीं बता पाएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रात होने के कारण हमें दिक्कत होगा, क्योंकि सुबह में क्लास लेना होता है हमें भी, है ना।
ऑफलाइन कोचिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बांडी ग्राफ जनित्र को बताऊँगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछे जाते हैं। तो आप सभी सपोर्ट बनाए रखिए यूट्यूब चैनल पर, ताकि मैं हमेशा आपके सामने रहूँ। आप सभी को धन्यवाद।